हेलो एंड वेलकम टू प्रारॉक्स बीएसबी। मैं हूं वतन राज और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीडियो सॉल्यूशन। जी हां, वीडियो सॉल्यूशन यानी सेंटअप एग्जाम यानी प्री बोर्ड यानी टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, जो कहें आप उसका वीडियो सॉल्यूशन। साइंस में हमने ऑब्जेक्टिव का वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है, फिजिक्स का वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है, केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन हमने दिया है। उसमें एक क्वेश्चन आपका छूट गया था जो उसमें मेंशन नहीं था, वहाँ लिखा हुआ नहीं था। तो हम बोले थे कि नेक्स्ट बायोलॉजी का वीडियो सॉल्यूशन जब लेकर आएंगे उसमें आपका वो क्वेश्चन का आंसर करवा देंगे। तो हम लेकर उपस्थित हैं सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अब सब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं, बायोलॉजी को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो देखिए, सारे ऐसे ही वीडियो हमारे आप YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टियों के द्वारा भी मिल सकते हैं। होगा कि मेरा फैकल्टी में भी बिजी हो तो हमारे द्वारा भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन वीडियो सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। जो वादा किया प्रारॉक्स आपसे वो निभाएगा आपसे प्रारॉक्स। तो आइए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि उसमें छूटा हुआ था कि एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, और जबकि फॉर्मूला उसका संरचना सूत्र मांग रहा था। सूत्र होता है CH3CHO एस्टल्डिहाइड, यानी इसका कॉमन नेम है, इसका नाम होता है एथेनॉल, यानी 2 कार्बन से एथ तो एथेनॉल। अब इसका फॉर्मूला होता है CH3, संरचना होता है COOH, इसको कहते हैं अल्डिहाइड, इसको कहते हैं मेथाइल। तो मेथाइल अल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड बनता है और इसी को कहते हैं एथेनॉल। आइसोब्यूटेन का हम बता चुके थे, लेकिन फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, वही है, सेम है जो दिखाए थे। ये छूटा हुआ था। एक और बात हम बोले थे कि एक सब्जेक्टिव आपका दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न लास्टली छूट गया था, उसको हम यहाँ पे बताते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ और बोले थे कि लघु उत्तरीय में 8 क्वेश्चन पूछते हैं, 4 का जवाब देना होता है। हमने 7 क्वेश्चन करवाया था तो एक क्वेश्चन गया कहाँ, लेकिन हमें अभी पता चला है कि प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूरे ढंग से सेट नहीं होते हैं, इसलिए इस बार 7-7 क्वेश्चन ही सेट किए हैं, क्योंकि वो मार्क्स जोड़ते हैं। तो मार्क्स तो यहाँ 7 में से 4 का जवाब ही देना है, तो 8 क्वेश्चन दे फिर भी 4 ही का जवाब देना है, 7 क्वेश्चन दे फिर भी 4 ही का जवाब देना तो जवाब 4 ही का है। इसलिए वो रैंडमली सेट किए हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक किए हैं, बट आपका पैटर्न वही है कि 8 में 4 प्रश्नों का उत्तर देना है जो फाइनल एग्जाम में आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का हम देखते हैं यहाँ पे। तो लास्ट है, लोहे के एक प्रमुख अयस्क का नाम लिखे। जी हाँ, लोहे के प्रमुख अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो किसी एक का नाम लिखना है। उसके बाद और रासायनिक संरचना लिखें, उसका रासायनिक संरचना भी लिखना है। लोहे के निष्कर्षण में वात भट्टी में होने वाले अभिक्रिया के समीकरण को लिखें, उसके समीकरण को भी लिखना है। हमने समीकरण के साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ताकि आपको जब प्रॉब्लम हो पूरे चीज़ को समझे रहिएगा। तो 5 नंबर में अगर सिर्फ मुझे कि एक्सप्लेनेशन करना होता है, एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, समीकरण बोले तो समीकरण भी कर सकते हैं, समीकरण भी दिए हैं तो आप देख सकते हैं। आइए, लोहे का एक प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है, जिसका संरचना सूत्र Fe2O3 होता है तथा रासायनिक संरचना इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका देखते हैं। आपने अयस्क को जान गया, उसका संरचना सूत्र संरचना जान गया। अब हम जानते हैं आयरन के ऑक्साइड को अयस्कों का निस्तापन एवं भर्जन से सांद्रित करके लाइमस्टोन तथा कोक का प्रयोग करके 500 केल्विन से 800 केल्विन ताप पर हेमेटाइट तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराकर मैग्नेटाइट प्राप्त होता है तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। फिर उसी मैग्नेटाइट को हम लोग फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम, और हमें प्राप्त हो जाता है फेरस, और फेरस के साथ साथ फिर से हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। या सीधे रूप से अगर हम डायरेक्टली देखें तो हेमेटाइट को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको यहाँ पे फेरस ऑक्साइड भी एक जगह प्राप्त होता है, और वहाँ पे फेरस ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। फिर उसको जब 900 केल्विन से 1500 केल्विन यहाँ देख पा रहे हैं देते हैं, ताप देकर करते हैं, तो कार्बन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, और फिर से
फेरस ऑक्साइड जो ऊपर में बना था उससे अभिक्रिया कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो फिर से हमको मिल जाएगा यहाँ पे आयरन या फेरस, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी रिएक्शन को लिख देना है। तो समीकरण में देखिए ऐसे लिखा जाएगा, शायद छूट गया है वो नहीं लिख पाए हैं, बट हम अपने नॉलेज से आपको लिख देते हैं। 500 से 800 केल्विन अगर रख रहे हैं ताप, तब जो रिएक्शन होगा, 500 से 800 केल्विन अगर ताप रख रहे हैं तब रिएक्शन होगा Fe2O3 यानी हेमेटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे तो Fe3O4 बैलेंस कर लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है हम आपको बैलेंस करें। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, Fe3O4 को जब कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे तो Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा आपको। इसको भी अरेंज कर लीजिएगा आप अपने स्तर से। फिर अगर Fe3O4 को जब कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे तो Fe प्राप्त होगा और फेरस यानी यहाँ से भी फेरस मिल गया, या सीधे रूप से Fe2O3 को जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे तो फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इस फेरस ऑक्साइड को जब 900 से कितना केल्विन है एक बार देख लेते हैं, 900 से 1500 केल्विन, 900 से 1500 केल्विन देते हैं, तब ताप पर क्या होता है कि कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। और बैलेंस कर लीजिएगा, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड से Fe2O अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लोहा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? तो आपको आयरन किसी भी विधि से कैसे भी प्राप्त करना है, वात्य भट्टी के द्वारा। तो टेम्परेचर, वात्य भट्टी में टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर देके एक ये विधि है, या करके एक ये विधि है जिसके थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों से निस्तापन या भर्जन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो उम्मीद था बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो सिर्फ समीकरण बोला था तो बस इतना ही लिखेंगे इस तरह से। अगर बोलेगा कि एक्सप्लेन कीजिए वात्य भट्टी में, तो वो ऊपर जो लिखा गया था वो लिख दीजिएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, लेकिन एक में हम दिए हैं ताकि आपको समझ बढ़ जाए और सारा कंसेप्ट मिल जाए। आप एग्जाम में जैसे पूछे, समीकरण पूछा है तो ये एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, यानी समझाइए तो वो लिखना है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी सेक्शन की ओर। चलिए, लास्ट सेक्शन आपका साइंस का बचा हुआ है। इत्मीनान से एकदम रेडी होकर देखिए इस चीज को, बायोलॉजी सेक्शन को। सजीव के 5 लक्षणों को लिखिए। वाह, क्या आसान क्वेश्चन पूछा है। बचपन से लेके आज तक आदमी पढ़ रहा है। पोषण, पालन, वृद्धि, प्रचलन, प्रजनन, ये सारा सजीव के 5 लक्षण है। देखिए, सजीव के 5 लक्षण: नियंत्रण एवं समन्वय, कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, उसका समन्वय कैसे होगा। प्रजनन, जो जन्म लेने की प्रक्रिया, संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास, जैसे हम बहुत छोटे थे जब जन्म लिए थे तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो इसको वृद्धि विकास कहते हैं हम। कार्यिकी विकास, कार्य करने का विकास। आज पहले हम कुछ और कर रहे थे, अभी कुछ और कर रहे हैं, यानी हमारे में लक्षण है कुछ ऐसा एनर्जेटिक है, यानी हमारे में सजीव का लक्षण है, तभी हम कर पा रहे हैं। जीवन मृत्यु, यानी जिंदा हैं, कल मर जाएंगे तो हम निर्जीव हो जाएंगे, जिंदा हैं जब तक सजीव हैं, ये सारा जो है। और पोषण, पालन, ये सारा सब इसका लक्षण है। समझ में आया? तो ये समझ गए होंगे आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा, मछली, मच्छर, केंचुआ एवं मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। मछली में कौन सा श्वसन अंग? गलफड़ा, याद रखिएगा, तो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। केंचुआ में कौन सा श्वसन अंग? त्वचा। ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे ऐप पे मिल जाएंगे आपको अच्छे से। और गेसिंग पेपर में तो सारा क्वेश्चन मेरा टीचर विशेषज्ञ फैकल्टी आपको दिया है, सब कुछ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी, सब्जेक्टिव के रूप में। तो जरूर देखें, जरूर विजिट करें, समझे उस चीज़ को। केंचुआ को त्वचा द्वारा होता है, सांस लेता है। साथ साथ आप आज इससे जज कर लिए होंगे कि हमें कितना और पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे प्लेटफॉर्म को देखें, रिसर्च करें, जानें, अच्छा प्लेटफॉर्म लगे तो पढ़ें।
तो केचुआ त्वचा द्वारा, मच्छर अगर नहीं अच्छा लगे तो दूसरी जगह भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें बाध्य नहीं है, बट हमें बेहतर लगता है और हमें उम्मीद है कि आप देखेंगे तो आपको भी बेहतर लगेगा। मच्छर, ट्रैकिया, ट्रैकिया द्वारा सांस लेता है, मनुष्य में फेफड़ा द्वारा सांस लेता है। क्यों, कैसे सांस लेता है, ये हमारे विशेषज्ञ पढ़ाए हुए हैं, बार बार आपसे विनती कर रहे हैं, देखिए समझिए। और यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो जल्द से जल्द सॉल्यूशन चाहिए, इरिटेशन नहीं चाहिए, टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पादपों में भोजन का वहन या स्थानांतरण कैसे होता है। क्वेश्चन पूछा है, वहन यानी ढोना, यानी स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाना कैसे होगा। तो पादपों में भोजन का स्थानांतरण संवहन उत्तक फ्लोएम द्वारा होता है, यानी जाइलम जड़ से, फ्लोएम फल से बोला जाता है, तो फ्लोएम द्वारा नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, यानी फल जहाँ देता है वहाँ तक। पादप में भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पत्ती में जो पर्णहरित होते हैं उसके में प्रकाश संश्लेषण ऑब्जर्व करते हैं, उसके द्वारा भोजन की क्रिया संपन्न होता है। फ्लोएम एक सजीव उत्तक है, इससे पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ का संवहन पौधों के अन्य भाग तक होता है, यानी जाइलम जड़ में खाना बनाता है, उसको फ्लोएम पूरा ढोते रहता है संवहन उत्तक द्वारा, कहाँ तक, फल जहाँ प्राप्त होता है। तो वही स्थानांतरण कैसे कैसे होता है समझ गए होंगे आप। चौथा क्वेश्चन है, मूत्र बनाने की मात्रा का विनिमय किस प्रकार होता है। तो मूत्र बनाने की मात्रा का विनिमय किस प्रकार, यानी विनिमय किस तरह से बनता है, किस तरह से वो होता है, वो पूछ रहा है। तो मूत्र बनाने की मात्रा जल के पुनः अवशोषण पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है, यानी जल जो हम पीते हैं, जो हम अपने मुंह माउथ के द्वारा जल पीते हैं, उसका अवशोषण हो जाता है, यानी सारा बॉडी में जहाँ जहाँ लेना था आवश्यक है वहाँ वहाँ ले लिया गया, जो अवशोषण अवशेषी बच गया वह निर्भर करता है किसके लिए, मूत्र बनने के लिए। वृक्काणु नलिका द्वारा जल की मात्रा पुनः अवशोषण अग्रलिखित पर निर्भर करता है। जब या जो वृक्काणु जो होता है उसका वृक्क होता है, उसके नलिका द्वारा जो अवशोषण होता है वह निर्भर उसी पे करता है, वृक्क पे, कि वृक्क उसको छान कर, वृक्क एक छन्नी है जिसे छान कर अवशोषित करके और हमारे शरीर से बाहर मूत्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। जब शरीर के ऊतकों में जल की मात्रा कम है तब सांद्र मूत्र की थोड़ी सी मात्रा उत्सर्जित होती है, यानी शरीर में जल की मात्रा छन कर आ गया, बाहर निकल गया, बाहर जो रह गया, अब उसको क्या होता है, सांद्र मूत्र थोड़ी सी उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये आप समझ गए होंगे कि मूत्र बनने की प्रक्रिया क्या है, कि जल जो हम पीते हैं माउथ द्वारा वो जाता है हमारा पाचन तंत्र में और वहाँ से सभी जगह पे संवहन होकर ढुआ के चला जाता है। जो अवशोषी पड़ता है वो वृक्क में जाकर, वृक्क जो हमारा दोनों तरफ होता है हट के, उसमें जाकर छनता है, छन के जो अवशेषी बचते हैं वो हमारा मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, फिर देखते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कहता है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। यानी प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, दोनों में क्या अंतर है देखिए। यह अनैच्छिक प्रतिक्रिया है, यानी इच्छा से नहीं होता है, यह इच्छा से होने वाले नहीं, प्रतिवर्ती है, मतलब अपने इच्छा से नहीं, जबरदस्ती करवाया जाता है, अनैच्छिक क्रिया है। और यह ऐच्छिक क्रिया है, मतलब टहलना इच्छा से, हमारा मन कर रहा है टहलने का, टहलने चलेगा, ये इच्छा से होने वाला क्रिया। दूसरा, यह मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। मेरुरज्जु हमारे शरीर में जो बॉडी में होते हैं, ये हड्डी जो हमारा होता है, वो स्पाइनल कोड जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु, उसके द्वारा नियंत्रित होता है क्या, प्रतिवर्ती क्रिया। और यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि मेरा माइंड जब तक नहीं कहेगा कि हमको टहलने का मन कर रहा है, हम टहलने नहीं जाएंगे। लेकिन मेरुरज्जु द्वारा जो होता है, मेरुरज्जु जब कह देगा कि प्रतिवर्ती क्रिया करो, यानी आपके शरीर में अकलन हो, आपके शरीर में दर्द हो, वो सब तो वो हो सकता है। यह शरीर के अंगों में अचानक तीव्र प्रतिक्रिया होती है, यानी अचानक बोले, हम अभी आपको यही बात बताए हैं। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे घेरना चाहिए, यानी बात बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। यह शरीर के अंगों में अचानक तीव्र प्रतिक्रिया होता है,
लैक्टिक अम्ल के कमी से भी हमारे शरीर में दर्द होता है और यह प्रतिवर्ती क्रिया के कारण में मेरुरज्जु हमारा बताता है कि दर्द कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। तो अचानक से होने वाला प्रक्रिया। टहलने का अर्थ तयपूर्ण करना है, मतलब टहलने का अर्थ स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से हमारा मन कर रहा है तभी हम टहल सकते हैं, यह प्रक्रिया है। तो ये तीनों चीज़ को आप समझे होंगे, यानी यह अचानक होता है, यह अचानक होने वाला प्रक्रिया नहीं है, हमारा मूड पे डिपेंड करता है, हमारा मस्तिष्क पे डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ों को समझ गए आप अच्छे से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पादप में प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाश का अनुवर्तन जो होता है पेड़ पौधों पे वो किस प्रकार से होता है पेड़ पौधों पे, वो बताया जा रहा है। तो पादप के प्ररोह तंत्र में, प्ररोह तंत्र जो होता है पादप का द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यानी रासायनिक अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन और भी बहुत तरह के अनुवर्तन होते हैं। तो प्रकाशानुवर्तन क्या होता है कि प्ररोह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर गति करना, प्रकाश स्रोत जिस तरह है उसी दिशा में गति करना हमारा प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यानी उसके अनुरूप चलना, प्रकाश के अनुरूप चलना ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्ररोह तंत्र जो पादप में पाया जाता है का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है, यानी उसी के रास्ते में चल रहा है तो जैसे वो कहेगा वैसे ही कर रहा है, यानी धनात्मक है, उसी पे डिपेंड है, उस पॉजिटिव है उसके लिए, तो धनात्मक अनुवर्तन कहलाता है उसके लिए। इस कारण प्ररोह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। तो प्ररोह तंत्र है, प्रकाश की दिशा में क्या होता है वो मुड़ जाता है। तो समझ गए होंगे कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, तो ये समझ गए होंगे कि उसी के दिशा में गति करता है, इसी प्रकार से होता है आपका प्ररोह तंत्र। समझ गए? क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। जीवाश्म, जीवाश्म क्या है वो समझें। जीव का अस्म यानी जीव जोड़ अस्म, यानी जीव का जो अवशेषी पदार्थ बच जाता है, जीव मर गया, बर्बाद हो गया, चट्टानों के अंदर पूरा सड़ गया, गल गया, जो अवशेषी अंग बच गया उसके अंदर, चट्टान के अंदर जो हमारा ईंधन प्राप्त होता है या बहुत कुछ प्राप्त होता है वो जीव के ही मरने गलने सड़ने से प्राप्त होता है, उसी को जीवाश्म कहा जाता है। तो जीवों के चट्टानों में दबे अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। जीव जो है मर सड़ के चट्टान में अवशेष होंगे, उसका जो बच गया उसको क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे। जीवों के इस तरह की परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। यह जैव विकास प्रक्रम के विषय में जानने में सहायता करते हैं, यानी जैव विकास के प्रक्रम में जानने में सहायता करते हैं। कैसे कि जीव उत्पत्ति किस प्रकार हुई या हमारे पूर्वज जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है वह कैसी थी, यह बताता है। यानी जीव वे जैव विकास में कैसे विषय में क्या दर्शाते हैं, तो हमारा उत्पत्ति कैसे हुआ था, जीवाश्म सड़ने गलने के पश्चात जो मनुष्य बहुत सारा मर गया था, सारे लोग चट्टान के अंदर सड़ गल गए थे, उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं, अवशेषी अंग को। तो यह बताता है कि हमारा पूर्वज जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है वो कहाँ चले गए, विलुप्त हो गए चट्टान के अंदर, और उससे जीवाश्म का उत्पत्ति हुआ। यानी ईंधन के रूप में बहुत सारा पेट्रोलियम ये सब देखते हैं, ये सब जीवाश्म जीवों के अंग से अवशेष होकर चट्टान के अंदर पिघल कर बनते हैं। तो हमारा पूर्वज के से हुआ है, यह बताता है। जैव विकास प्रक्रम में यह सहायक है, दर्शाता है, यह आपको समझ में आया। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। अच्छे से समझेंगे, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, नहीं तो आराम से आप YouTube के लिंक में भी हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि पोषण क्या है, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। पोषण क्या है? हमारी माँ, आपकी माँ, हमारे घर परिवार हम लोगों को जो पालते हैं, जो हमारे लालन पालन की क्रिया होता है उसे पोषण कहते हैं। यानी खाने की विधि, चलने की विधि,
जानने की विधि, दोहराने की विधि, हंसने की विधि, खेलने का विधि, गुस्सा होने का विधि, क्रोध होने की विधि, ये सब पोषण का ही पार्ट है। तो कैसे पोषण होता है यह देखते हैं। जब जीव अपने शरीर की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे पोषण कहते हैं। यानी हमको आवश्यकता हुआ कि हमको पौष्टिक आहार कुछ लेना है, ग्लूकोज लेना है तो ग्लूकोज लिए, हमको मन किया दाल पीना है दाल पिए, हमको मन किया दाल चावल सब्जी खाएं दाल चावल सब्जी खाएं, कोई फास्ट फूड खाएं फास्ट फूड खाएं। तो अपने जीवों को आवश्यकता के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों का ग्रहण करना, विटामिन का, वसा का ग्रहण करना ही हमारा क्या है, पोषण कहलाता है। स्वपोषी क्या बोल रहा है, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का द्वारा। तो जीवों में दो प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषण और हेटेरोट्रॉप्स यानी ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स यानी विषम पोषी। तो दो प्रकार के जो होता है वह स्वपोषी पोषण भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, यानी पोषण का दो प्रकार, स्वपोषण और परपोषण, और विषम पोषण तीन प्रकार, सॉरी विषम पोषण, परपोषण और स्वपोषण। आपका स्वपोषी पोषण भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इस प्रकार के पोषण में जंतु रसायनों का प्रयोग करके अपने शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा की उत्पत्ति स्वयं करता है। ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषण पोषण जो होता है वह अपने लिए शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा खुद से प्राप्त करता है, किसके द्वारा, रसायनों का प्रयोग करके, रासायनिक रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को प्राप्त करके वह अपने लिए ऊर्जा को जो स्वयं से प्राप्त करता है उसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। फिर दूसरा है आपका, ये आपका समझ गया। अब यहाँ पे स्वपोषण और परपोषण के बारे में बताते हैं। तो स्वपोषण क्या है, वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किन्हीं अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, पोषण स्वपोषण कहलाते हैं। परपोषण क्या है, परपोषण वह विधि है जिससे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करके दूसरे पे डिपेंड रहता है, वह परपोषण। पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब पालना, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर पालना या पोषना, उसी को परपोषण कहते हैं। कि किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपका दूसरा क्वेश्चन में आ जाते थे, यानी परपोषण को बताया गया विषम पोषण, यानी वो कहीं भी रह सकता है, किसी पे भी डिपेंड हो सकता है, जिसको स्वपोषी पे भी परपोषी पे भी डिपेंड हो, वह विषम पोषी हो गया आपका। तो यह आपका क्वेश्चन जो कर रहा था आप समझ गए पोषण क्या है। जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें तो दो तीनों को कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण क्या है। जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाता है। सन 1950 या 1950 से, देखिए यहाँ पे है 1950 से 80 के बीच विश्व में जनसंख्या स्तर बहुत वृद्धि हुआ था, जिसके कारण से गरीबी छा गया था। इतना जनसंख्या, कोई के घर में 6-7 बच्चे पैदा होते थे, क्योंकि उनको कंट्रोल करने का औजार उनके पास नहीं था, उनको पता नहीं था कैसे कंट्रोल होगा। तो उस समय जनसंख्या इतना बढ़ गया था कि पूरे गरीबी छा गई थी। तो हम आपको बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करने का अब बहुत सारे आर्टिफिशियल विधि आ गए हैं, कृत्रिम विधि आ गए हैं। पहले आर्टिफिशियल विधि नहीं थे, तो कृत्रिम तरीकों का उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि पर रोक बदलने की जनसंख्या नियंत्रण कहा जाता है। जो को बदलने की यानी रोकने की प्रक्रिया को जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। कृत्रिम विधि और आर्टिफिशियल बहुत सारा चीज़ आ गया। विश्व के विभिन्न भागों में प्रजनन 2015 में 7 से 8 बच्चे, 6 से 7, 5 से 6, 4 से 5, 3 से 4, 2 से 3, इस तरह का जनसंख्या नियंत्रण होता था। धीरे धीरे ये घटते 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 अब हम दो हमारे दो का नारा चलता है, यानी हम दो हमारे दो, यानी हम और हमारे अर्धांगिनी पत्नी और हमारे दो, यानी हमारे 2 बाल बच्चे, बेटा या बेटी, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारा नारा चल रहा है और इस नारे से हम अपने जनसंख्या पे नियंत्रण किए हैं। तो इसको कृत्रिम विधि क्या क्या है जिससे हम नियंत्रण किए हैं, तो हम आपको बता दें। उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं। 1950 से 1980 में बहुत ही जनसंख्या बढ़ गया था, जिसके कारण से गरीबी, पर्यावरण बिगड़ने लगा था, राजनीतिक अस्तित्व पर आदि पर इसके बुरे प्रभाव देखने को मिले थे। यानी
इतना जनसंख्या हो गया कि हमारे पास उतना अर्न नहीं हो रहा था, उतना मनी नहीं हो रहा, मेरा जीडीपी उतना नहीं था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे हमारा राजनीतिक स्थायित्व पे भी प्रॉब्लम आ गया था, बिगड़ गया था। पर्यावरण भी दूषित हो रहा था क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, वन की कटाई ज़्यादा होगी, सबको रहने का व्यवस्था चाहिए, तो पर्यावरण भी दूषित हो गया था, गरीबी छा गया था। इन सारे समस्याओं को कम करने के लिए प्रयत्न किया गया, आरंभ किया गया। कब से? तो अब देखिए इसका जनसंख्या नियंत्रण का कुछ विधि बताया गया है, जिससे यह आरंभ हुआ और तब जाके हम दो हमारे दो वाला नारा आया और ये हुआ। तो कैसे कैसे नियंत्रण किया गया उसको बताया गया। ये हिस्ट्री था जो समझ गए आप। गर्भ निरोधक अपनाया गया, कंट्रासेप्शन अपनाया गया, गर्भ निरोधक गोली खाया गया, जिसके कारण से आप कभी आपको गर्भवती नहीं महिला बन सकती है अगर इस गोली को खाने से। कंट्रोल इससे भी हो सकता है। संभोग स्थगन यानी सेक्सुअल एब्स्टिन्यूज जो है उसको कम किया गया, स्थगित किया गया, ज़्यादा नहीं करना, कंट्रोल से करना है, इस चीज़ को दर्शाया गया, इस चीज़ से कंट्रोल किया गया। कंटिन्यू संभोग करने से भी बहुत सारे हर टाइम हर मतलब बच्चे की संख्या वृद्धि हो जाती थी, इसलिए उस पर भी रोक लगाया गया। शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिससे लोगों का डर कम हो और वे अनावश्यक बच्चे न पैदा करें, यानी शिशु मृत्यु दर जो था उसको रोका गया। क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे बहुत ज़्यादा मरते थे, जब सब लोग क्या होता था कि संभोग के दौरान बच्चे तो पैदा कर लेते थे, बट बच्चे पैदा नहीं, बच्चे तो हो जाता था, बट बच्चे को नियंत्रण नहीं करते थे, जिसके कारण से मर जाते थे बहुत बच्चे, गर्भ में ही बहुत बच्चे को मार दिया जाता था। इन सब का नियंत्रण करने के लिए अनावश्यक उनके अंदर डर पैदा किया गया कि अनावश्यक बच्चे को पैदा न करें। उसके बाद गर्भपात, स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए, जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो। गर्भपात किया गया, गर्भपात बताया गया, जिससे क्या हुआ कि स्त्रियों का अपना जो ये है, जो उसका उनका स्वयं इज्जत है, जो उनको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए समाज में, वो प्रतिष्ठा उनका वृद्धि रहे, बना रहे। इसके लिए लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन किया गया। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया बाह्यकरण। बाह्यकरण विधि से आपका जैसे उसमें बहुत सारा आता है, कॉन्डोम का उपयोग किया गया, कॉपर टी का उपयोग किया गया। कॉपर टी महिलाओं के लिए उपयोग होता है, कॉन्डोम लड़कों के लिए उपयोग होता है। ये कृत्रिम विधि है जिसके कारण से इस्तेमाल करके अपने जनसंख्या पर नियंत्रण किया गया, रोक लगाया गया। कृत्रिम बहुत सारा आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों ने तैयार किया और इसे मेडिकल वाले ने इससे पे ये किया, एक्सपेरिमेंट किया और तब इसको तैयार करके बाह्यकरण द्वारा यानी इस सब तरह से कृत्रिम विधि द्वारा इसको रोका गया। एकल शिशु नीति तथा द्विशिशु नीति परिवार नियोजन योजना लाया गया। परिवार नियोजन योजना में यही भाषण था, हम दो हमारे दो, तो ये लाया गया। छोटे परिवार को आदर्श के रूप में स्वीकार करना, लैंगिक समानता प्रदान करके, यानी छोटे परिवार जो था उसको आइडियल माना जाता था, जिससे लोगों को लगा कि हम अगर छोटे परिवार में रहेंगे, कम परिवार में रहेगा तो हमको लोग समाज में इज्जत ज़्यादा देंगे, इसलिए अपने जनसंख्या पर नियंत्रण किया। यानी बहुत ही अनेकों तरीका है जिनसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। वैसे सारे चीज़ों को लाया गया और जनसंख्या में नियंत्रण करके हम दो हमारे दो का नारा लगाया गया। अब तो हमें लगता है धीरे धीरे हम दो हमारे एक भी हो जाएंगे। तो इस तरह से कंट्रोल किया गया, जनसंख्या पर नियंत्रण किया गया। कुछ इतिहास को जाने, कुछ कंट्रोल करने का तरीका को जाने, और इसी तरह से यह बायोलॉजी का आपका दीर्घ उत्तरीय भी समाप्त होता है। यानी फुल तरीकों से, बेहतरीन तरीकों से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में, फिजिक्स का सब्जेक्टिव एक वीडियो में, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव एक वीडियो में और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव एक वीडियो में आपके सामने उपस्थित होया। यानी 4 वीडियो में हमने सॉल्यूशन कराया। छोटा छोटा वीडियो बनाया ताकि आपको इरिटेशन महसूस नहीं हो, आपको लगे नहीं कि एक लंबा वीडियो है, इतना बड़ा कैसे देखेंगे। और इस पर आपको वीडियो बनाकर प्रारॉक्स BSB आपके सामने उपस्थित किया है। देखिए, समझिए और अपने आप को जज कीजिए।
जल्द से जल्द जज कीजिए, टाइम कम है और जल्दी से जल्दी जज करके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ से प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, आपका नेक्स्ट जो एग्जाम हो रहा है या हो गया होगा उसका सॉल्यूशन लेकर हम लोग हाजिर होंगे मैथमेटिक्स का। ऐसे ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।